नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट पेपर का सॉल्यूशन। 2 पारी में आपका ये एग्जाम हो चुका है, 1 जुलाई और 2 जुलाई को। हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 जुलाई वाला जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है पेपर में कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है ये पूछा है। स्मरण का, दंड का, मौन का या फिर संज्ञानात्मक सहारा का। बात किसकी हो रही है, आसान से कठिन की ओर, कहे सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। बालक कैसे सीखता है, सामान्य से कठिन की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, आसान से कठिन की ओर चलता है। इससे क्या होता है कि बालक को जो है संज्ञानात्मक सहारा मिलता है। अगर हम बालक को जो है कठिन से आसान की ओर सिखाने लग जाए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो क्या होगा, बालक सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा, उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए, आंसर रहेगा कि ये क्या समर्थन करता है, किसका, संज्ञानात्मक सहारे का। नेक्स्ट, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? दंड आधारित नियंत्रण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर जेडपीडी। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, कड़ी आलोचना की। एक बालक की जो बार बार हो सकता है असफल हो रहा है और उसकी क्या की जा रही है, कड़ी आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है बालक की। तो क्या किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, दंड आधारित नियंत्रण उस पर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बालकों की जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए अगर वो असफल भी होते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर क्या, ए। नेक्स्ट, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है, वे बच्चे हैं, उनके पास तर्क की कमी है या फिर वे स्वतंत्रता चाहते हैं। बात किसकी हो रही है, किशोर अवस्था की बात हो रही है, किशोरों की बात हो रही है। और देखिए, अगर आपने हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो आपने पढ़ा होगा कि जो किशोर है वो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण उनको पसंद नहीं है। माता पिता भी अगर रोक टोक करते हैं, कोई नियंत्रण करते हैं किसी प्रकार का, तो बालक उन्हें ही क्या समझने लगते हैं, अपने विकास में बाधा समझने लगते हैं, माता पिता को ही। तो किशोरों को चाहिए क्या, स्वतंत्रता। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम इक्विटी को और समानता को एक ही चीज समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। समानता क्या करती है कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु को, किसी भी वस्तु को सभी बालकों में समान रूप से वितरण करना, समान रूप से बांटना, चाहे उनकी आवश्यकता भिन्न हो। लेकिन इक्विटी क्या कहती है कि ये जो कोई वस्तु है इसको क्या बांटना, जरूरतों के आधार पर बांटना, क्योंकि बालक क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी जरूरतें भिन्न होती है। तो इक्विटी कहती है कि जरूरतों के आधार पर किसी भी संसाधन का वितरण करना, उनको बांटना। तो आंसर हमारा क्या रहेगा कि जरूरतों के आधार पर निष्पक्ष जो है सहायता प्रदान करना। इसको अगर हम समझे, एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया एक यहाँ पर बालक है, एक बालक है राम, और इसी के साथ एक बालक और यहाँ पर है श्याम। देखिए, एक की हाइट है कम और एक की हाइट क्या है, ज्यादा है, और दोनों को ही क्या करनी है, एक दीवार जो है ये पार करके जाना है। और पार करने के लिए हम इसको एक साधन देते हैं, दोनों को ही एक स्टूल दिया जाता है जिसकी ऊंचाई समान है दोनों के लिए। ये किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है समानता को।
यानी कि दीवार पार करने के लिए दोनों को समान ऊंचाई का स्टूल दिया गया है। लेकिन इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी क्या कहती है कि जरूरत के आधार पर जो है किसी भी संसाधन का वितरण किया जाए जिसकी हाइट छोटी है। इक्विटी क्या कहती है कि इसको जो है ज़्यादा ऊंचाई वाला स्टूल दिया जाए और जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको क्या किया जाए, कम ऊंचाई वाला स्टूल इसको दिया जाए, ताकि दोनों को जो है समान अवसर मिल सके। तो देखिए आंसर हमारा रहेगा ए, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता देना। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियां डैश को बढ़ावा देती है। प्रतिक्रियात्मक क्रिया को, सतही स्मरण को, निष्क्रिय अधिगम को या फिर ज्ञान का संगठन। बात किसकी हो रही है? अवधारणा मानचित्र की, यानी कि किसी भी विषय वस्तु का जो चित्र है वो अपने दिमाग में सेट कर लेना। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संविधान। संविधान किन से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बाद में हम पढ़ेंगे इन तीर के एरो के माध्यम से कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसके निर्वाचन पद्धति कैसी होती है, कितने कार्यकाल तक ये रहता है और कैसे इसका चुनाव होता है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है। इस प्रकार जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं अवधारणा चित्र बनाकर, तो ये क्या करता है? हमारे ज्ञान का क्या करता है? संगठन करता है। आंसर रहेगा डी। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है, क्या दर्शाता है? यह उसकी जिज्ञासा को, संबद्धता की उच्च आवश्यकता को, निपुणता उन्मुखीकरण को या फिर असफलता का भय। देखिए बालक जो है अगर पहले से ही डरा हुआ है कि उसको असफलता प्राप्त होगी, भय उसके मन में है किसका? असफलता का, तो वो किसी भी कार्य को स्टार्ट ही नहीं करता, शुरू ही नहीं करता है। किसके कारण? असफलता के भय के कारण। आंसर रहेगा यहाँ पर डी। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, कक्षा में अलगाव को, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों की रैंकिंग को या फिर सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी कि सहयोगी सीखना यानी कि समावेशी शिक्षा किसको बढ़ावा देती है? सहपाठियों के सहयोग को ये बढ़ावा देती है। किशोर अवस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है विकास के रूप में चिंता और भ्रम, शैक्षणिक ज्ञान या फिर प्रतिक्रियाएं। देखिए अगर कोई बालक जो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा उसको क्या आता है? क्रोध आता है, या फिर रोना बहुत जल्दी आता है, या फिर चिंता किसी प्रकार की उसको है, डर है किसी चीज़ से, भय है, तो क्या उसको एक परामर्श की ज़रूरत होती है, किसी शिक्षित व्यक्ति द्वारा परामर्श की उसको आवश्यकता है। अगर उसको सही परामर्श प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? चिंता और उसका जो भ्रम है, जो भय है, वो दूर हो जाता है। आंसर रहेगा यहाँ पर सी। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है, अंतर्दृष्टि की, आत्मनियमन की, प्रतिव्रत क्रियाएं की, शास्त्रीय अनुकूलन की। तो देखिए एक बालक जो बार बार क्या हो रहा है? असफल हो रहा है, किस कारण? पढ़ने की खराब आदतों के कारण, यानी कि उसने एक टाइम टेबल सेट नहीं किया है, अपने ऊपर जो है उसका नियंत्रण नहीं है कि मैं किस टाइम कितना पढूं, उसने कोई जो है अपने लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की है। तो ये क्या दर्शाता है? आत्मनियमन के कारण ऐसा होता है, उसकी जो कमजोरी है ये झलकती है। किस कारण आत्मनियमन की कमजोरी उसके अंदर जो है झलक रही है?
यानी कि उसने कोई अच्छी रणनीति तैयार नहीं की है सफलता के लिए। आंसर हमारा रहेगा बी। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला प्रशिक्षित हो, दंडित हो, शांत हो, तैयार हो। देखिए बात हो रही है किसकी, थॉर्नडाइक की। और थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम दिए थे। नियम, सीखने के नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। बात करें मुख्य नियम की तो पहला इनका जो नियम था वो था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था अभ्यास का नियम। तो 3 मुख्य नियम इन्होंने दिए थे। पहला जो था इनका नियम ये था तत्परता का नियम। इसका मतलब है कि कोई बालक किसी भी चीज को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से कितना तैयार है, यानी कि अधिगम करने के लिए सबसे पहले बालक का तैयार होना जरूरी है। तो आंसर हमारा रहेगा कि बालक क्या हो, तैयार हो। प्रभावी ढंग से नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक कि बालक सीखने वाला जो है वो तैयार नहीं होता है। तो तैयार होना जरूरी होता है अधिगम के लिए। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। परिवर्तन नियंत्रण, आनुवांशिक निर्धारणवाद, पर्यावरणीय कारक या फिर केवल अनुकूलन। बात किसकी हो रही है, घर और स्कूल की बात हो रही है। और ये दोनों ही किस में आते हैं, हमारे परिवेश में आते हैं, हमारे पर्यावरण में आते हैं। तो दोनों ही क्या है, पर्यावरणीय कारक है। आंसर रहेगा यहाँ पर सी। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है, जिज्ञासा द्वारा, बाहरी प्रेरणा द्वारा, मूलभूत प्रेरणा द्वारा या फिर निपुणता अभिविन्यास द्वारा। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अभिप्रेरणा की बात हो रही है। और अभिप्रेरणा जो है वो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। जब बालक अपनी खुशी से अधिगम करता है, अपने मजे के लिए कुछ सीखता है, तो वो किससे प्रेरित है, आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित है। लेकिन जब बालक जो है बाहरी कारक से प्रभावित होकर अधिगम कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो वो किससे प्रेरित है, बाहरी अभिप्रेरणा से प्रेरित है। यहाँ बालक किससे प्रेरित होकर प्रोत्साहित हो रहा है, अंकों से प्रेरित है। तो यहाँ पर रहेगा बाहरी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति उसके लिए क्या होगी, यह पूछा है। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे उसकी भागीदारी को बढ़ाना, या फिर छात्रों को स्थायी रूप से छूट देना, बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, या फिर तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करना। तो देखिए बालक को जो है भागीदारी के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ना ही हम उसकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, ना ही हम उसको स्थायी रूप से छूट देंगे। हम क्या करेंगे कि सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे उस बालक की भागीदारी को बढ़ाएंगे। किस में, समूह कार्य करने में, प्रोजेक्ट वर्क करने में, टीम वर्क करने में। तो आंसर रहेगा क्या, ए। ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, सोचने को कम करके, नकल को बढ़ावा देकर, या फिर व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके। तो देखिए बात किसकी हो रही है, ग्रुप प्रोजेक्ट की हो रही है, टीम वर्क की हो रही है। इसमें क्या होता है कि सभी बालक जो है एक प्रोजेक्ट पर मिलकर कार्य करते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं। तो ये सीखने को बढ़ावा देते हैं। किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देते हैं, आंसर रहेगा ए। साझा तर्क को प्रोत्साहित करते हैं और सीखने को क्या है, बढ़ावा देते हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर ए। किशोर अवस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो संकेत देता है विकासात्मक संक्रमण, कठिनाई की तरफ पलटा, गिरावट, सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, या फिर स्थायी असमर्थता।
बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर किशोर अवस्था की। और किशोर अवस्था में जो गणित है ना, वो क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। गणित विषय बालकों के लिए कठिन हो जाता है, जिस कारण बालक को गणित सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि उसके अधिगम में ठहराव आ जाता है, या उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। और ये होता है किस कारण? विकासात्मक संक्रमण कठिनाई के द्वारा। क्या होती है ये विकासात्मक संक्रमण कठिनाई? इसको हम कहते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। देखिए, बालक पहले कौन सी अवस्था में था? बाल्य अवस्था में था, और अभी किस में आया है? किशोर अवस्था में आया है। और बालक सीखता कैसे है? सरल से कठिन की ओर। बालक सीखता कैसे है? उसके सीखने के नियम है सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और बालक जब बाल्यावस्था में था तब वहां पर क्या कर रहा था? सरल तरीके से जो है गणित विषय को पढ़ रहा था, उसके सवाल निकाल पाता था। लेकिन अब क्या हुआ है? बालक किशोर अवस्था में आ गया है, तो गणित क्या हो गया? कठिन हो गया है। और कठिन होने के कारण बालक जो है नई नई तरीके अपनाता है, नए नए कठिन प्रयोग करता है उस गणित को निकालने के लिए, उसके सवाल को जो है निकालने के लिए। और कई बार क्या होता है, जो पुराने तरीके हैं उसके पुराने जो तरीके हैं जो उसने पहले यूज किए हुए हैं, और अभी जो नवीन तकनीक जो अपनाता है, नए तरीके जो अपनाता है गणित को निकालने में, नए तरीके, इन दोनों में क्या होती है? तालमेल की कमी हो जाती है। तालमेल नहीं बिठा पाता है बालक, तालमेल की कमी होती है। इस कारण कई बार क्या होता है कि बालक के सीखने की गति में ठहराव आ जाता है, या फिर कहे कि उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा क्या? विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। नेक्स्ट, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है पृथक्करण, पदानुक्रम, एक समानता, या फिर सम्मान और सहभागिता। बात किसकी हो रही है? समावेशी स्कूल की। और समावेशी स्कूल क्या करता है? सभी बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा सम्मान और सहभागिता। सभी बालकों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा और सभी की जो है सीखने में समान सहभागिता होगी। आंसर रहेगा हमारा सी। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? सुकरात की शिक्षण पद्धति दंड को, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन को, या फिर निष्क्रिय श्रवण को, या फिर स्मरण को। बात किसकी हो रही है? सुकरात की शिक्षण पद्धति की हो रही है। और उन्होंने एक विधि दी थी, क्या? प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि किसने दी थी? ये दी थी सुकरात ने। इनका मानना था कि बच्चों से जो है प्रश्न किए जाए ताकि वो अपने दिमाग पर जोर डाले, आलोचनात्मक चिंतन करे और अपनी समझ को विकसित करे। तो आंसर रहेगा बी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, समझ को विकसित करना। किशोर अवस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। बात किसकी हो रही है? किशोर अवस्था की बात हो रही है। और सीखी हुई लाचारी को हम कह सकते हैं अक्षमता। अक्षमता, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? एक किशोर है जो बार बार क्या हो रहा है? फेल हो रहा है किसी चीज में, और वो किसी कार्य को करने में अक्षम है। तो वो क्या करता है? दृढ़ता उसके अंदर कम हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। बाद में क्या है? वो प्रयास कम कर देता है। अगर बालक बार बार असफल होगा तो उसमें प्रयास में कमी आएगी और दृढ़ता भी उसकी कम होगी। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, जेडपीडी का समर्थन करता है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, या फिर अमूर्तन को बढ़ावा देता है।
तो देखिए थॉर्नडाइक क्या थे, ये थे क्या, व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे। और ये क्या मानते थे कि कोई भी बालक जो है कैसे सीखता है, प्रयास द्वारा सीखता है, और जो वो प्रयास करता है तो उसमें शुरुआत में त्रुटि होती है, और जैसे जैसे वो प्रयास के जो है संख्या बढ़ाता जाता है त्रुटियों में कमी आती जाती है, और एक समय ऐसा आता है उसकी त्रुटि जो है वो खत्म हो जाती है, और उसका क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है, सीखना हो जाता है। तो थॉर्नडाइक क्या मानते हैं, सीखने में, अधिगम में कौन महत्वपूर्ण है, प्रयास और त्रुटि। और ये किसकी आलोचना करते हैं, किसकी अपेक्षा करते हैं, ये संज्ञान को जो है जरूरी नहीं मानते हैं, इसकी क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। आंसर रहेगा ए। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, कक्षा में अलगाव, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह या फिर कम अपेक्षाएं। बात किसकी हो रही है, अनुकूलित गृह कार्य। हमने क्या पढ़ा है कि प्रत्येक जो बच्चा है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से, उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। तो उनके जो गृह कार्य है वो भी किसके अनुसार होने चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको गृह कार्य दिए जाने चाहिए। तो आंसर रहेगा आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण करना। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राधिकार का प्रभुत्व, परिहार करना यानी कि त्याग करना, छात्रों को स्कूल से निलंबित करना, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं कराना। देखिए जो समावेशी शिक्षा है इसकी बात हो रही है, इसमें अलग अलग समूह का अगर किसी विषय पर टकराव हो जाता है, एक दूसरे के साथ इनके विचार नहीं मिलते हैं, तो जो सुविधाकार है या फिर हम इसको कहेंगे शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, शिक्षक की भूमिका रहेगी कि बालकों को जो है शांत कराया जाए और उनमें जो है सम्मानजनक चर्चाएं कराई जाए। परिहार नहीं रहेगा, उनका त्याग नहीं करना है, निलंबित नहीं करना है, प्रभुत्व नहीं दिखाना है, उन पर नियंत्रण नहीं करना है। आंसर रहेगा डी। कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, संज्ञानात्मक संघर्ष, स्मरण या फिर निष्क्रिय श्रवण या फिर मौन। तो देखिए बहस हो रही है तो निष्क्रिय श्रवण तो हो ही नहीं सकता, मौन रहकर कैसे बहस करेंगे, स्मरण भी नहीं रहेगा। तो किसके द्वारा, संज्ञानात्मक संघर्ष के द्वारा जो है हम संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। आंसर रहेगा हमारा ए। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, व्याख्याता, सुविधाकर्ता, नियंत्रक या फिर परीक्षक। देखिए बात हो रही है किसकी, आधुनिक कक्षाओं की, आधुनिक शिक्षा की, और ये रटने की बजाय सक्रिय रहकर बालक के सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पर जो एक शिक्षक है वो व्याख्याता नहीं रहेगा, व्याख्यान नहीं करेगा बालकों के सामने, नियंत्रण भी उन पर नहीं करेगा, परीक्षक भी नहीं होगा। शिक्षक क्या होगा, एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाएगा। तो आंसर रहेगा क्या, सी। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, शिक्षण जो है पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, होमवर्क बढ़ता है, गृह कार्य बढ़ता है, परीक्षाएं कम होती है। तो देखिए बात किसकी हो रही है, आशुबेल की। आशुबेल क्या मानते हैं कि अगर कोई बालक सीखने में सफल नहीं हो रहा है, विफलता उसको हासिल हो रही है, तो क्या कारण है कि बालकों को जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उसके जो उसने पुराना ज्ञान लिया हुआ है, जो सीखा हुआ है, उसकी क्या कर रहे हैं, अनदेखी की जा रही है। बालकों को सिखाना कैसे चाहिए, जो उसका पहले से लिया हुआ ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको ही नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर उसको बालकों को जो है अधिगम कराना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए।
पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है: पाठ्यक्रम को कम करना, दंड देना, शिक्षार्थी की अपेक्षा करना, शिक्षण की रणनीति बदलना। देखिए बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर पठार की। पठार को अगर हम सरल शब्द में समझे तो ये हम कहेंगे ठहराव। ठहराव, देखिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि पठार या ठहराव किसको कहते हैं। अगर कोई बालक टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग करना सीख रहा है और उसने काफ़ी सारा अभ्यास किया है, करीब 5-7 महीने उसे अभ्यास करते हो गए हैं, तो तब जो है लास्ट में 1 मिनट में वो 50 शब्द टाइप कर पा रहा है। अब वो चाहे कितने महीने भी अभ्यास कर ले, 50 शब्द से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि उसके सीखने में ठहराव आ गया है। तो अब क्या करना चाहिए? उस ठहराव को कैसे पार करना चाहिए? पाठ्यक्रम को कम करना बिल्कुल नहीं, दंड देना तो बिल्कुल भी नहीं, शिक्षार्थी की उपेक्षा करना ये भी नहीं रहेगा। तो सही क्या रहेगा कि जो शिक्षण की रणनीति है उसको बदला जाए, उसमें जो है बदलाव किया जाए। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, समावेशन मानकों को कम करता है या फिर परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है। बात किसकी हो रही है? अनुकूलित शिक्षण सामग्री की। हमें मालूम है, हमने पहले भी पढ़ा है और पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है कि बच्चे जो होते हैं भिन्न होते हैं एक दूसरे से। सभी बालक एक दूसरे से भिन्न है, तो उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न है, उनकी क्षमताएं भी भिन्न है, उनके सीखने समझने के तरीके भी भिन्न है। तो इसी भिन्नता के आधार पर जो शिक्षण सामग्री है वो भी क्या होनी चाहिए? प्रत्येक बच्चे के आधार पर होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण सामग्री अनुकूलित होनी चाहिए बच्चों के। तो आंसर हमारा रहेगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, इसलिए शिक्षण सामग्री भी जो है उनकी भिन्नता के आधार पर प्रयोग की जानी चाहिए। आंसर रहेगा सी। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, या फिर अनुभव के कारण व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको सीखना कहते हैं, या फिर केवल शारीरिक विकास को ही सीखना कहेंगे, या फिर परिपक्वता को ही हम सीखना कह देंगे। तो बात किसकी हो रही है? सीखने की हो रही है, अधिगम की हो रही है, परिवर्तन की हो रही है। और सीखना कैसे आता है? प्रशिक्षण द्वारा या फिर कहे अनुभव द्वारा। व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे, अधिगम या सीखना स्थायी परिवर्तन होता है। आंसर रहेगा क्या? सी। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर है, विकास किशोर अवस्था के बाद रुक जाता है, विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों तक होता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। तो देखिए बात हो रही है किसकी? कि विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना गया है। क्या केवल शारीरिक वृद्धि को विकास कहेंगे? बिल्कुल नहीं, शारीरिक वृद्धि को विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि विकास के जो है विभिन्न क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो विकास का केवल और केवल जो है शारीरिक वृद्धि को ही हम विकास नहीं कहेंगे कि शारीरिक वृद्धि पर ही विकास निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों तक ही होता है, बिल्कुल नहीं। विकास किशोर अवस्था के बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। विकास तो क्या है? मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन पर्यटन चलता रहता है, तो ये भी गलत रहेगा। विकास जन्म से पहले से मृत्यु तक जारी रहता, बिल्कुल सही। विकास जन्म से पहले यानी कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है वहां से विकास प्रारंभ होता है, और कब तक? मृत्यु तक विकास जारी रहता है। और विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है।
लगातार चलने वाली सतत और निरंतर प्रक्रियाएं, कभी ना रुकने वाली प्रक्रियाएं विकास। तो आंसर रहेगा डी। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। केवल जीन, प्रतिक्रियाएं, सहज प्रवृत्ति या फिर पाठ्यक्रम और शिक्षक संवाद। देखिए विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं या फिर जो भी पाठ्यक्रम बच्चा पढ़ता है, शिक्षक के साथ जो भी उसका संवाद होता है, जो भी बातचीत होती है, उन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है, उसके तरीकों पर पड़ता है, उसके व्यवहार पर पड़ता है। और इसी से बालक क्या सीखता है? सामाजिक कौशल सीखता है। सामाजिक कौशल सीखता है। तो जो स्कूल का वातावरण है, वो स्कूल का जो वातावरण है वो विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम के द्वारा और शिक्षक से बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा जो है बच्चे का विकास प्रभावित होता है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर तक जो है जागना किसका उदाहरण है? पूछा है। प्रतिक्रियात्मक कमजोरी का, बुद्धि की कमी का, खराब मोटर समन्वय का, या फिर पर्यावरणीय कारक का। तो देखिए बालक क्या कर रहा है? अत्यधिक जो समय है वो स्क्रीन पर बिता रहा है, उसकी जो दिनचर्या है वो कैसी है? अनियमित है। तो इस कारण बालक में क्या हो गया है? देर रात तक जागना, उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो रात रात भर जागता रहता है। देखिए ये कोई अंदरूनी कमी नहीं है, कोई बीमारी हम इसको नहीं कहेंगे, बीमारी नहीं है, अंदरूनी कमी नहीं है। ये किस कारण हो रहा है? ये हो रहा है बाहरी कारक के कारण। और बाहरी कारक में क्या होता है? पर्यावरण कारक शामिल होते हैं। व्यक्तिगत कारक का इसको हम कारण नहीं मानेंगे। ये होता है किस कारण? बाहरी कारक के कारण, पर्यावरणीय कारक के कारण। और आज का समय तो देखिए आपको मालूम ही है कैसा है। बच्चे जो है अत्यधिक समय अपना फोन पर या फिर टैबलेट पर ही बिताते हैं, तो उनमें नींद की समस्या तो जो है देखने को मिलती ही है। साथ में उनकी जो दिनचर्या है वो अनियमित रहती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? डी। तो देखिए ये था आज का हमारा जो है सॉल्यूशन साइकोलॉजी के पेपर का। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसा आपका स्कोर रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन बच्चों का स्कोर सेफ स्कोर रहा है, अच्छा स्कोर जिन्होंने किया है, उनको हमारी तरफ से अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।